नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ग्रीन की अधिकार संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को समझा था, जिसका प्रारंभ हमने अर्नेस्ट बार्कर की इस उक्ति से किया था कि मनुष्य की चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। हम पुनः स्वतंत्रता की उस अवधारणा का संक्षेप में दोहरान करते हुए उसके अधिकार संबंधी अवधारणा को समझेंगे। हमने ये देख लिया था कि ग्रीन का यह मानना है कि प्रत्येक इस पूरे संपूर्ण जगत में एक शाश्वत चेतना व्याप्त है और उस शाश्वत चेतना का एक अंश मनुष्य के हृदय में भी व्याप्त है और प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मानुभूति के द्वारा स्वयं को उस शाश्वत चेतना में विलीन करना चाहता है। यदि भारतीय दर्शन के अनुसार हम सरल शब्द में समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा होती है और मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा तक ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। ग्रीन का भी यही मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के पास एक नैतिक स्वतंत्रता होती है, एक सद इच्छा होती है, एक ऐसी इच्छा होती है जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना चाहता है, अपनी आत्मानुभूति को अधिकतम अनुभूति प्रदान करना चाहता है। अपनी इस सद इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता होती है और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जो उद्देश्य है वो अपनी स्वतंत्र सद इच्छा को नैतिक रूप से उच्चतम करना चाहता है, इसलिए समाज के अन्य मनुष्यों के साथ मनुष्य का इस रूप में तालमेल हो जाता है कि संपूर्ण समाज के व्यक्ति एक सामान्य कल्याण के द्वारा अपने व्यक्तिगत कल्याण को साधने का प्रयास करते हैं, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत कल्याण की प्राप्ति एकांत में नहीं करता, वरन ग्रीन के अनुसार वह सामाजिक कल्याण के माध्यम से ही उसकी प्राप्ति संभव होती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहना उसका एक स्वभाव है, इसलिए वह अलग अलग भूमिकाओं में अपनी नैतिक स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। एक व्यक्ति एक पिता की भूमिका में, एक मित्र की भूमिका में, एक पुत्र की भूमिका में, एक भाई की भूमिका में, अलग अलग भूमिकाओं में जब वह अपनी अच्छाई को प्रकट करता है तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और ऐसा करते हुए जब वह अपनी सद इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र नैतिक स्वतंत्रता की कामना करता है तो उसके दावे को शेष समाज भी स्वीकार करता है, क्योंकि अंततः समाज एक ही प्रकार के व्यक्तियों से बना है और सभी व्यक्ति इसी प्रकार के दावे की कामना करते हैं। यह जो दावा है कर्म करने की स्वतंत्रता जो कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है, यह दावा ही अधिकार के रूप में सामने आता है। ग्रीन का यह मानना है कि अधिकार के दो प्रकार के पहलू होते हैं। एक तो अधिकारों का व्यक्तिगत पहलू, जिसके अंतर्गत मनुष्य यह मानता है कि अपनी सद इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समाज या राज्य उस स्वतंत्रता में बाधा बनने वाले कार्यों को न करे, या जो भी उस स्वतंत्रता में बाधक है उस बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे। स्वतंत्रता का यह जो व्यक्तिगत पहलू है यह केवल दावा ही रह जाता है यदि इसे समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए
ग्रीन की जो अधिकारों की जो अवधारणा है उसके अनुसार मनुष्य के जो अधिकार हैं वो तब सामने आते हैं जबकि समाज उसके इन दावों को स्वीकार कर लेता है या उसको सामाजिक मान्यता मिल जाती है। इस प्रकार मनुष्य के स्वतंत्रता के दावे को सामाजिक मान्यता का मिलना यह उसके अधिकारों का सामाजिक पहलू है। अब ग्रीन यह समझाता है कि मनुष्य के यह जो कर्म करने की स्वतंत्रता का या उसके कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता का जो दावा है, यद्यपि उसे समाज की मान्यता मिलती है, किंतु समाज की मान्यता मिलने मात्र से ही वह अधिकार नहीं बन जाता, क्योंकि समाज की मान्यता तो उसके केवल नैतिक पहलू को ही स्वीकार करती है। जब इस दावे को राज्य कानून के रूप में स्वीकार करता है और कानून के रूप में जब उसे क्रियान्वित करता है, तभी अधिकारों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि समाज में रहने के लिए सभी व्यक्तियों के ये जो दावे हैं, ये जब तक कानूनों के रूप में परिणत नहीं हो जाते, तब तक वे केवल आदर्श इच्छाएं मात्र ही रह जाती हैं, जिनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती। इस प्रकार व्यक्ति की उसके आदर्श चरित्र के उन्नयन के लिए जो उसके नैतिक दावे हैं, उन्हें राज्य के द्वारा कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस तरह से उसके जो व्यक्ति के आदर्श उद्देश्यों को प्राप्त करने के दावे हैं, वो अधिकार तभी बनते हैं जब उन्हें समाज मान्यता दे दे और उस मान्यता की अभिव्यक्ति राज्य अपने कानूनों के माध्यम से करे और उन्हें लागू करे। इस मान्यता के बिना उस दावे की में कोई भी वास्तविकता नहीं रह जाती। इस तरह से जब हमारे दावे अधिकारों के रूप में राज्य के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं, तभी अधिकार कार्य करने की वह निश्चित स्वतंत्रता में बदल जाता है, जिसका व्यक्ति इसलिए दावा करता है क्योंकि एक तो वो राज्य के द्वारा स्वीकृत हो चुका है और दूसरा वह उसके नैतिक उन्नयन के लिए आवश्यक है। यहाँ हम सूक्ष्मतापूर्वक यदि हम देखेंगे तो ग्रीन दो सिरों को आपस में अधिकार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। मनुष्य की आंतरिक नैतिक स्वतंत्रता का दावा और राज्य के द्वारा उस दावे को कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाना, और इन दोनों के बीच के जो पुल का काम करता है वो है अधिकार, जिसकी उत्पत्ति केवल राज्य में ही होती है। यहाँ हमें 17वीं शताब्दी के सामाजिक समझौतावादी विचारक जो लॉक इत्यादि हैं, लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का जो दावा है, हम मान सकते हैं कि ग्रीन उसका उपहास करता है और वो ये कहता है कि इस प्रकार राज्य से पहले और राज्य के बिना किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकारों की उत्पत्ति ही राज्य के द्वारा ही हो सकती है। राज्य के बिना वे केवल नैतिक इच्छाएं मात्र हैं और उन नैतिक इच्छाओं को बलपूर्वक या उन नैतिक इच्छाओं को निश्चयपूर्वक लागू करने की कोई भी व्यवस्था राज्य के बिना नहीं हो सकती है। किंतु एक दूसरे अर्थ में ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करता है। यद्यपि प्राकृतिक अधिकारों के
सामाजिक समझौतावादियों के उस ऐतिहासिक संदर्भ को तो ग्रीन अस्वीकार करता है, किंतु ग्रीन का यह मानना है कि उन अधिकारों को प्राकृतिक अवश्य कहा जाएगा जिन अधिकारों के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास या उसका कल्याण संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य होने के नाते उसे कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके बिना उसका मनुष्य होना ही उसकी मनुष्यता का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर वह प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को आदर्श अधिकारों की अवधारणा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात ग्रीन जिसे प्राकृतिक अधिकार कहता है, वास्तव में ये वो आदर्श अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलने ही चाहिए। अर्थात इन आदर्श अधिकारों के बिना मनुष्य एक नैतिक रूप से श्रेष्ठ प्राणी नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो आदर्श अधिकार हैं, ये आदर्श अधिकार एक समय विशेष पर किसी राज्य के द्वारा स्वीकार जो यथार्थ अधिकार हैं, उनसे कहीं अधिक विशद या व्यापक होते हैं। अर्थात ग्रीन का ये कहना है कि आदर्श अधिकार, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये वो आदर्श परिस्थिति है या वो संपूर्ण अधिकार हैं जो वास्तविक राज्यों में भी पूरी तरह प्राप्त हो सकें, यह आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से एक कागज़ पर बनाया गया वृत्त उस आदर्श वृत्त का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकता जिसकी कल्पना यूक्लिड ने की थी, इस प्रकार आदर्श जीवन या आदर्श अधिकार भी उस आदर्श जीवन के श्रेष्ठतम अधिकार हैं जो हो सकता है यथार्थ राज्यों में उन्हें पूरी तरह से प्राप्त करना संभव भी न हो। एक जो इस प्रकार से ये जो आदर्श अधिकार हैं, ये आदर्श अधिकार कभी राज्य के यथार्थ कानूनी अधिकारों से मेल खाते भी हैं और कभी राज्य के यथार्थ कानूनी अधिकारों के विरोध में भी हो सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यूनानी नगर राज्यों में जो दास प्रथा थी, जिसका कि अरस्तु ने समर्थन किया, जिसका मध्यकाल में एक्विनास ने समर्थन किया, इसी प्रकार भारतीय समाज में लंबे समय तक जो अस्पृश्यता की जो प्रथा थी, उसे राज्य के तत्कालीन राज्य के कानूनों के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। किंतु अस्पृश्यता या दास प्रथा कानून के द्वारा मान्य होते हुए भी आदर्श अधिकारों से मेल नहीं खाती और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कभी कभी राज्य के कानून आदर्श कानून का विरोधी पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आदर्श अधिकार हैं उन्हें राज्य अपनी सीमित संसाधनों के कारण उन्हें कानून के रूप में मान्यता देने में सक्षम भी नहीं होता। जैसे काम करने का अधिकार, यह मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसको काम करने का अधिकार सुनिश्चित होना ही चाहिए, उसके बिना उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह जो राइट टू वर्क है, ये भारत में भी और दूसरे बहुत सारे देशों के कानूनों में भी अधिकार के रूप में आज भी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, यह एक आदर्श अधिकार है, किंतु राज्य के पास न तो इतने संसाधन हैं, न उसकी इच्छा शक्ति कि वो सभी नागरिकों को शिक्षा की गारंटी दे सके। इसी प्रकार से
खाद्य सुरक्षा, यह प्रत्येक मनुष्य का एक अधिकार होना ही चाहिए, किंतु बहुत से राज्यों में ये कानूनी अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इस तरह हम यह देख सकते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो ऐसी आदर्श परिस्थितियां हैं जिन्हें राज्य के कानून के द्वारा कभी कभी अभिव्यक्त नहीं भी किया जा सकता, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि आदर्श अधिकार अपनी उपादेयता खो देते हैं। वास्तव में आदर्श अधिकार उस कंपास की तरह है, या आदर्श अधिकार उस प्रेरणा के समान है जो विभिन्न समाजों में विभिन्न राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ना है। और एक बात और है, और जो कि ग्रीन के अधिकारों की अवधारणा में कठिनाई उत्पन्न करता है, वो ये है कि आदर्श अधिकारों की अभी तक कोई भी सूची प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। आदर्श अधिकार कितने होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, ग्रीन इसके बारे में कोई भी बात नहीं कहता, क्योंकि आदर्श अधिकार जो हैं वो मूलतः विकासशील हैं और बदलते हुए समाज और बदलती हुई परंपराओं के अनुसार आदर्श अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है। फिर एक जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि ग्रीन जिन अधिकारों की बात करता है उन आदर्श अधिकारों की पहचान कौन करे, अर्थात समाज में यह अधिकार किसे है कि किस अधिकार को आदर्श माना जाए या किस अधिकार को आदर्श नहीं माना जाए। समाज में सामान्यतः व्यक्तियों को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि उसके आदर्श अधिकार कौन से हैं। व्यवहार में समाज में जो डोमिनेंट ग्रुप होता है या जो प्रभावशाली वर्ग होता है वही यह तय करता है कि कौन से आदर्श अधिकार समाज के लिए उपयुक्त हैं और कौन से अधिकार उपयुक्त नहीं हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय से और अमेरिका में निग्रोज या जो काले लोग हैं उनको गोरों के समान स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। ये इस प्रकार का जो निर्धारण है वो आदर्श अधिकारों के विरोध में होते हुए भी लंबे समय तक चलता रहा। भारत में जब तक कि एक व्यवस्थित आंदोलन नहीं चलाया गया तब तक अस्पृश्यता को कानूनी मान्यता भारत में मिली हुई थी। इस तरह से उसका ये निर्धारण जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोगों के द्वारा, समाज के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा यदि किया जाता है तो यह भी आदर्श अधिकारों के निर्धारण में एक बड़ी कठिनाई रह जाती है। किंतु फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी ग्रीन का अधिकारों का यह जो सिद्धांत है जो कि मनुष्य की कर्म करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और राज्य उसके इन अधिकारों को कानून के रूप में स्वीकृत करता है, उन्हें लागू करता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ग्रीन का ये मानना है कि यदि मनुष्य का नैतिक मनुष्य के रूप में उन्नयन करना है तो वो समाज और राज्य के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि समाज उसी के समान नैतिक मनुष्यों का एक समुदाय है जिनके साथ रहकर के ही वह सर्वोत्तम नैतिक अच्छाई को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही राज्य वो टूल है, राज्य वो एक ढांचा प्रस्तुत करता है जो मनुष्य की इस स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ग्रीन के इस अधिकार संबंधी अवधारणा के साथ ही प्राकृतिक कानून की अवधारणा को भी हमें समझ लेना चाहिए। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक कानून वह कानून है जिसका पालन मनुष्य को
एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना ही चाहिए। यह कानून राज्य के कानून से अलग हो सकता है, उस कानून से ऊंचा हो सकता है, और यह एक संपूर्ण कानून है जिसका कुछ अंश ही राज्य के कानूनों में प्रकट होता है। जिस प्रकार मनुष्य एक आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श कानून का पालन करने की बात करता है, वह यथार्थ राज्यों में संभव नहीं हो सकता, किंतु फिर भी यथार्थ राज्यों के सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि उस प्राकृतिक कानून को राज्य अपने यहाँ लागू कर सके, क्योंकि प्राकृतिक कानून एक विवेकशील अवधारणा है और जैसे जैसे समाज की नैतिक भावना का विकास होता है वैसे वैसे प्राकृतिक कानून का तत्व भी बदलता रहता है और इसका संबंध मनुष्य की नैतिक प्रकृति से है। हम याद करें थॉमस एक्विनास को, जब वो ये कहता है कि प्राकृतिक कानून इस जगत में दैवीय कानून का एक समय में प्रकट रूप है। उस प्राकृतिक कानून के अनुरूप ही राज्य के कानूनों को भी होना चाहिए और उस प्राकृतिक कानून के अनुरूप ही दैवीय कानून को भी होना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक कानून उस शाश्वत कानून का ही प्रकट रूप है जो कि सभी मनुष्यों के हृदय में उस चेतना के अंश के रूप में विद्यमान होता है और मनुष्य उसको अपनी उसी आत्मानुभूति के द्वारा समझ सकता है। इस प्रकार से ग्रीन की जो अधिकार की अवधारणा है वो उसकी स्वतंत्रता की अवधारणा को एक निश्चित सकारात्मक रूप प्रदान करती है राज्य के कानूनों के माध्यम से। धन्यवाद।